हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फरू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसके जो पेज नंबर 18 पर एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, उनमें से एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन। और बाकी दो बची हुई हैं, उनमें से एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। यानी 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर, एक में एसिडिक सॉल्यूशन, एक में बेसिक सॉल्यूशन। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या फिर डिस्टिल्ड सॉल्यूशन है, ये आप कैसे पहचानोगे। उस रेड लिटमस पेपर की सहायता से आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू देन इट इज ए बेस एंड इफ देर इज नो कलर चेंज देन इट इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। यानी जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और बाकी जो दूसरे सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर पर डालने के बाद उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं करते, वो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो हम बेसिक सॉल्यूशन को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम देखते हैं। हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन, दूसरा बी सॉल्यूशन, तीसरा सी सॉल्यूशन। ये है हमारे पास लिटमस पेपर, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास लिटमस पेपर है। हमने सबसे पहले क्या किया, ए को पी पर, जो ए सॉल्यूशन है उसकी एक ड्रॉप लिटमस पेपर पर डालकर देखी तो इसने कोई भी कलर चेंज नहीं किया। जब ए सॉल्यूशन की लिटमस पेपर पर एक ड्रॉप डाली गई तो इस सॉल्यूशन ने कोई भी कलर चेंज नहीं किया, रेड लिटमस पेपर में कोई भी बदलाव नहीं किया। तो या तो ए सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। फिर हमने क्या किया, बी सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डालकर देखा एक ड्रॉप को। बी सॉल्यूशन ने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर दिया। तो हमें आसानी से पता चल गया जो ये बी सॉल्यूशन है ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन तो हमने आसानी से पता कर दिया क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर रहा था। फिर हमने सी सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लिटमस पेपर पर डालकर देखी, इसने भी रेड लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज नहीं किया। तो सी या तो एसिडिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो हमें पता लग गया जो बी है वो बेसिक है। अब हमारे पास बचे 2 ए और सी सॉल्यूशन। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम बी को अलग ले लेते हैं, ए को यहां पर हम लिख लेते हैं ए सॉल्यूशन, और ये हमारा सी सॉल्यूशन, ये हमारा रेड लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, ए और सी को पहचानने के लिए, बी तो हमने पहचान लिया बेसिक है, ए और सी को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ए की एक ड्रॉप, सबसे पहले जो बी है जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है उसकी एक ड्रॉप, उसकी एक बूंद हमें ए सॉल्यूशन में ऐड करनी है। फिर इस बी सॉल्यूशन की बेसिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप सी में ऐड करनी है। एक ड्रॉप तो बेसिक की ए में ड्रॉप ऐड कर दी, मिला दी। एक ड्रॉप हमने बेसिक सॉल्यूशन की सी में मिला दी, सी सॉल्यूशन में ऐड कर दी। फिर हमने जो ये सॉल्यूशन हमें मिले, इस ए सॉल्यूशन में हमने एक ड्रॉप मिलाई हुई है बेसिक सॉल्यूशन की, इस सी सॉल्यूशन में भी हमने एक ड्रॉप मिलाई हुई है बेसिक सॉल्यूशन की। हमने ए सॉल्यूशन की एक ड्रॉप फिर लिटमस पेपर पर डालकर देखी, जो ए सॉल्यूशन है उसकी एक ड्रॉप लिटमस पेपर पर डालकर देखी। अब या तो इस रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, ये लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा या फिर इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए इस ए सॉल्यूशन की एक बूंद ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर दिया, तो हमें पता लग गया जो ये ए सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ए न्यूट्रल सॉल्यूशन था उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाया गया तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन बन गया।
क्योंकि जो अगर न्यूट्रल में एसिड मिला देंगे वो एसिड बन जाएगा, न्यूट्रल में बेस मिला देंगे तो बेस मिला बन जाएगा। तो न्यूट्रल में जब हमने बेस मिलाया तो वो बेस बन गया, जिससे रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। तो बी की एक ड्रॉप मिलाने से पहले ये जो ए सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल था, तो हमें पता लग गया ए न्यूट्रल है। अब सी सॉल्यूशन हमारे पास बचा, सी की हमने एक बूंद इस पर डालकर देखी। सी सॉल्यूशन ने क्या किया, सी सॉल्यूशन ने क्या किया, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं किया। तो ये हमें पता लग गया सी क्या है, सी एसिड है। अब इसने कलर चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम एसिड में बेस मिलाएंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो सी अगर एसिड था तो उसमें हमने बी बेसिक मिला दिया, जब हमने सी एसिड में बेस मिला दिया तो वो न्यूट्रल हो गया। जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर पे। तो बेस मिलाने से पहले ये क्या था, हमारा एसिड था। तो एसिड ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ए कलर चेंज कर रहा है या फिर सी कलर चेंज कर रहा है। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा डिस्टिल वाटर है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। यही इस पूरी एक्टिविटी में दिया गया है और ये आप ये पढ़ भी सकते हैं। अब ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो कर्ड दही होती है उसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, और जो सोर सब्सटेंस खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते। यानी कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को ब्रास यानी पीतल, कॉपर यानी तांबा, इनके बर्तनों में हम क्यों नहीं रखते। इसका आंसर है कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड। जो कर्ड दही होती है और जो दूसरे खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनमें एसिड्स पाया जाता है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, तो जब हम कर्ड और दूसरे सोर सब्सटेंस हैं उनको हम ब्रास, पीतल या फिर तांबे के बर्तनों में रखते हैं, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट। तो जो मेटल है, बर्तन का जो मेटल होगा वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस और दूसरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। और जब हार्मफुल गैस और जो दूसरे हाइड्रोजन गैस और दूसरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे तो उससे हमारा जो फूड है वो खराब हो जाएगा। इसकी रिएक्शन भी दी गई है। जैसे मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जिंक एक मेटल है, उसमें हम एसिड के साथ उसको मिलाएंगे, रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, तो उससे सोल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 का ऑल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी 2H2। ये हाइड्रोजन गैस और दूसरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स खाने को खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। कौन सी गैस लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आप कैसे टेस्ट करोगे वो एक्टिविटी भी हमें बतानी है कि ये गैस प्रोड्यूस हो रही है या फिर नहीं हो रही, इसको जानने के लिए हमें टेस्ट बताना है। तो जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने ऊपर रिएक्शन में देखा होगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसको करने के लिए हम एक्टिविटी भी करते हैं पता करने के लिए। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, जिंक के पीसेस लेंगे और उसमें हम 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। ये हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। इनमें हमने क्या किया, ये डाइल्यूट 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें मिला दिया। फिर इसमें मिलाने के बाद हमें इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से शेक करना है, अच्छी तरीके से हिलाना है और उसके बाद इसमें गैस प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई उसको सोप सॉल्यूशन में हमें ले जाना है। यहाँ पर क्या हुआ, शेक करने के बाद यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हुई,
ये आप बबल्स देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। उस हाइड्रोजन गैस को हमें इस डिलीवरी ट्यूब की मदद से एक सोप सॉल्यूशन में ले जाना है। ये सोप सॉल्यूशन है, इस सोप सॉल्यूशन में हम उस गैस को ले गए। द बबल्स ऑफ द सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। जब गैस को सोप सॉल्यूशन में ले जाया गया तो इस सोप सॉल्यूशन में गैस के बबल बनने लगे। ये आप देख रहे हैं, ये सोप सॉल्यूशन में बबल्स बनने लगे। और जो ये सोप बबल्स बन रहे हैं, इनमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में आ गई, सोप सॉल्यूशन के बबल्स भी बनने लगे। फिर हम इन बबल्स के पास क्या लाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, जलती हुई कैंडल हम इन बबल्स के पास लाएंगे। अगर ये बबल्स पॉप साउंड के साथ बर्न होंगे, ये बबल्स बर्न होने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जैसे ये एक्टिविटी है, जिंक में 2H2SO4 हमने 5 ml मिलाया हाई सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, जिंक सल्फेट है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, जिंक सल्फेट यहाँ पर बन रहा है। जिंक सल्फेट बना, उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। वी कैन टेस्ट द इवोल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद ए पॉप साउंड व्हेन ए कैंडल इज ब्रॉट नियर द सोप बबल्स। हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक कैंडल को लाएंगे सोप बबल्स के पास, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्विसेंस। कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे वो एक एफर्विसेंस प्रोड्यूस करता है। एफर्विसेंस कहते हैं लिक्विड्स में बबल्स का बनना। लिक्विड्स में जब बबल्स बनते हैं उसको एफर्विसेंस कहते हैं। द गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। इस रिएक्शन में जो गैस निकलती है वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, बुझा देती है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर इस केमिकल रिएक्शन में जो एक कंपाउंड बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो हमें इससे दो प्रोडक्ट पता लग गए। एक तो कैल्शियम क्लोराइड हमेशा सोल्ट होता है, CaCl2, और एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करने वाला प्रोडक्ट गैस। तो जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करती है, जो गैस बुझाती है, वो CO2 होती है, क्योंकि CO2 क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाली गैस। तो हमें पता है, हमने रिएक्शन पढ़ी है, जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो मेटल कार्बोनेट ए मान लीजिए मेटल कंपाउंड है, इसको रिएक्ट कराया हमने HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, प्लस एक गैस बन रही है जो बर्निंग कैंडल को बुझा रही है, वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसमें हाइड्रोजन भी बनती है। अभी 2 होगा नहीं, ये पता नहीं। तो ये मेटल कंपाउंड, अब यहां पर कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, मेटल, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो हमारा जो मेटल होगा वो मेटल कार्बोनेट होगा, यानी हमें क्या पता लग गया, जो हमारे पास मेटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम एक, कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई वो CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो ए मेटल कंपाउंड है, तो ए हमारा क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। 2HCl के साथ इसने रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।